आतम जी, जिस तरीके से ये पूरा जो डील हुआ था राफेल का, बहुत सारे सवाल जब मैंने पहले भी जिक्र किया कि उठाए गए थे, उसमें ऐसे लोग भी उस डील के बीच में आए थे जो बैंक करप्ट हो गए थे, खत्म हो गए थे, दिवालिया घोषित हो गए थे, वैसे लोगों को भी डील में शामिल किया गया था। तो क्या देश को वास्तव में नए सिरे से विचार नहीं करना चाहिए कि कुछ ना कुछ दिक्कत तो है? क्या ये जो ऑडिट ना करने देना है, या इस पर बात नहीं करना है, इसका खंडन करते रहना है, या ये नहीं बताना है कि राफेल गिरा, इसके पीछे केवल वजह जंग और जंग के दौरान जो भी गोपनीयता रखी जाती है आप वो मानते हैं, या वास्तव में इस पर्देदारी की वजह वो झोल-झाल है, वो झोल-झपाटा है जो पहले किया गया है डील में, उस वो छुपाया जा रहा है, वो सच के खुलने का डर है जिसकी वजह से ना तो बताया जा रहा है कि राफेल गिरा और ना ही उस कंपनी को ऑडिट करने दिया जा रहा है। जी रामप्रकाश जी, ये मुद्दा महत्वपूर्ण है जो आपने उठाया है, और इसके साथ एक और मुद्दा है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि राफेल की डील में दाल में काला नहीं था, दाल ही पूरी काली थी। आपने 108 विमानों के जो डील चल रही थी उसमें विमान का खर्चा जो मनमोहन सिंह सरकार ने नेगोशिएट किया था वो 36,000 करोड़ में 108 विमान आने थे। और उससे भी थोड़ा पीछे आपको लेके जाऊं तो 31 स्क्वाड्रन हमारे हैं, और मनमोहन सिंह सरकार में 42.5 स्क्वाड्रन बनाने की बात हुई थी, और उसके बाद ये भी कहा गया था कि 42.5 भी कम पड़ेंगे, हो सकता है हमें 46.5 स्क्वाड्रन की जरूरत पड़े। तो 108 विमानों की खरीद की बात पिछले 10-11 सालों से चल रही थी। नेगोशिएशंस थी जिसमें टेक्निकल ट्रांसफर को लेकर, सोर्स कोड्स को लेकर यही नेगोशिएशन हो रही थी। और 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जाती है, मोदी जी की सरकार आती है, और मोदी जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके और 36 विमानों का सौदा भी पटा लेते हैं, और अमाउंट जो होता है वो वही रहता है। तो 1697 करोड़ रुपए का विमान जब खरीदा गया तो पार्लियामेंट के पटल पर पूछा गया कि भाई ये 1697 करोड़ का विमान जो कि 350 करोड़ में आना था, तो ये कैसे, इसकी एनहांसमेंट्स क्या है, इसमें इंडिया स्पेसिफिक कंडीशंस क्या है? तो कहा गया भाई चुप रहिए, हम इसको नहीं बता सकते, ये इंडिया स्पेसिफिक कंडीशंस, ये हमारे गुप्त चीजें हैं और इनको हम खुलासा नहीं कर सकते। तो इंडिया स्पेसिफिक कंडीशंस को बताया नहीं गया। विमान की कॉस्ट को इस तरीके से 4 गुना 5 गुना क्यों किया गया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। उनके सोर्स कोड के बारे में अब खुलासा आया कि राफेल विमान का सोर्स कोड हम मांग रहे हैं और सोर्स कोड नहीं दिया जा रहा है। और PL-15 का जो हमें वहां पे मिला शेल, उसका हम कह रहे हैं कि वो बर्न्ट जो उसका मिसाइल है उससे हम अपना उनका जो है हम ब्रेक कर देंगे। तो अगर आप एक PL-15 जो मिसाइल है उसका अगर आप ब्रेक कर सकते हैं कोड, तो आप अपना राफेल का भी सोर्स कोड ब्रेक कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? फिर आपने जिक्र किया कि इस प्रॉब्लम को कहां तक पीछे सोचा जाए। तो इस प्रॉब्लम को, एक तो मैंने आपको बताया सोर्सिंग में जिस तरीके की अपना मनमोहन सरकार जिस तरीके से एक डिफेंस पार्लियामेंट पैनल बनाकर और उसकी पूरे पहलुओं पर चर्चा कर रही थी, जेपीसी के द्वारा उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था, उसको सारे को कट शॉर्ट करके उस विमान के खरीद की बात की गई। और उस खरीदो फरोख्त में कुछ ऐसे एजेंटों को शामिल किया गया जिसमें राफेल के बाद जो रिलायंस जो एरोस्पेस है उनको उसका ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। और अनिल अंबानी उस समय जो है एनसीएलटी में अपनी कंपनियों के दिवालिये घोषित कर चुके थे और अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुके थे, उसके बावजूद ये रिलायंस डिफेंस को ये दिया गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफसेट का, तो उस पर भी कई सवाल खड़े हुए। अब क्या उस ऑफसेट में, रिलायंस ऑफसेट में कुछ काम हुआ, क्या कुछ मेंटेनेंस हुई, क्या राफेल के इंजीनियर्स यहां आकर कुछ काम करके गए? तो इसके बारे में भी कोई ज्यादा सूचनाएं सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। पर वट जो उपलब्ध है वो ये है कि सरकार ने इन द मिडिल ऑफ द फर्स्ट टर्म उन्होंने ये आपके रिक्रूटमेंट्स को रोक दिया। आपने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया उस रिपोर्ट में सीएजी की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 750 से 800 पायलट शॉट थे भारतीय वायुसेना के पास, फाइटर जेट चलाने वाले, और उनकी जो पूर्ति थी, क्योंकि अग्निवीर स्कीम आ गई, रिक्रूटमेंट रोक दी गई। 2018-19 के बाद आर्मी में फुल टाइम रिक्रूटमेंट नहीं हुई, एयरफोर्स में फुल टाइम रिक्रूटमेंट नहीं हुई, 700 से 800 पायलट शॉट थे। और फाइटर पायलट्स का शॉट होना जो है ये वायुसेना को और कमजोर करना है। और आपको इसके वॉर के पहलुओं पर मैं इससे पहले लेके जाऊं, मैं आपको जो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं उनका भी बयान आया है और उन्होंने भी साफ साफ इन्हीं और इशारा किया है। आपको याद होगा बेंगलोर में जब एरो शो चल रहा था उस समय भी एक साक्षात्कार में उन्होंने ये कहा था कि भाई हम लोग टाइमलाइन सेट करते हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं
और उसके बाद उन कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइमलाइन पे ना उन कंपनियों को पेनल्टी चार्ज होती है, ना वो टाइमलाइंस टाइम पे मीट होती हैं। हमारा एक 404 जी का जो इंजन है, जिसकी वजह से हमारा तेजस का काम रुका पड़ा है, उसकी वजह से अभी तक 5 साल 6 साल हम पीछे चल रहे हैं। और 31 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स में अगर मात्र 22 या 23 स्क्वाड्रन इफेक्टिवली काम कर रही हैं, तो जाहिर तौर पर हम लोग मैन पावर से भी शॉर्ट हैं और मशीनरी और फाइटर जेट से भी शॉर्ट हैं। और इस बात का जिक्र एपी सिंह ने किया। अब बात यह आ जाती है कि उन्होंने कहा था कि आईएएफ जो है, इंडियन एयरफोर्स जो है, वो स्ट्रगल कर रही है ऑपरेशनल एज से भी, और फास्ट ट्रैक एक्विजिशंस जो होनी चाहिए टाइम पे, डिफेंस जो कमेटी है उनको जिस तरीके से काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को जिस तरीके से सहयोग करना चाहिए, वो सहयोग हमको नहीं मिल रहा है। और आनन फानन में बजाय सबूत जुटाने के, पहलगांव का जो अटैक हुआ निंदनीय है, 26 निर्दोषों की हत्या हुई, उसमें बजाय अपने डॉजियर बनाने के, बजाय उसमें तहकीकात करने के, बजाय उसमें हैंडलर्स को चिन्हित करने के और सामंजस्य से सबको साथ लेके चलने से, आपने रातों रात डिसाइड कर लिया। ये डिसीजन किसका था? ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये डिसीजन सीडीएस का नहीं था, ये डिसीजन एयरफोर्स चीफ का नहीं था, ये डिसीजन आर्मी चीफ का नहीं था, ये डिसीजन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारी तीनों डिफेंस को हेड करती हैं उनका नहीं था। ये डिसीजन जिसका था, वो आदमी सामने आने को तैयार नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। वो क्रेडिट तो ले लेता है, पर उसकी जो फॉल्टर्स हैं, जो उसमें गलतियां हुई हैं, जो उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको वो नहीं डील करना चाहता। और जिस चीज के बारे में सवाल पूछा जाए उसको एज अ क्लासिफाइड सीक्रेट कह दिया जाता है। और ये क्लासिफिकेशंस जो हैं, ये होनी जरूरी है, क्योंकि 2011 से इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोजल भेजा हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री को कि उनकी सैंक्शन फाइटर एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ को 45 कॉम्बैट स्क्वाड्रंस में कन्वर्ट कर दिया जाए। 2011 से आज हम कहां बैठे हैं? 2025 में। आप समझिए 14 साल बीत गए, और इन 14 सालों में 11 साल, 11.5 साल की मोदी सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी इस बात में। अब ये रैशनल ये क्या दिया जाना चाहिए कि इंडिया अगर टू फ्रंट वॉर है, एक तरफ हम पाकिस्तान के जो टेरर मॉड्यूल्स हैं, जिनको हम निरंतर, किश्तवार हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, और भी एरियाज हो, हम उनको कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं। पर हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2020 में जिस तरीके से अप्रैल में अरुणाचल, देप्सांग, लेह लद्दाख में जिस तरीके से चाइना ने अतिक्रमण किया, और अक्टूबर 2020 में क्या हुआ, ये सब आपने देखा। उसके बावजूद, टू वे फ्रंट के बावजूद, हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवल को जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने थे, जो मैन पावर प्रोवाइड करनी थी, जो ट्रेनिंग्स होनी थी, जो स्क्वाड्रन्स होने थे, वो पूरे नहीं हुए। और उधर पाकिस्तान अपने शाहीन अपने एक्सरसाइजेस के तहत चाइना के साथ रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा है। वो कतर जाता है, कतर में राफेल विमानों को उनके पायलट्स के द्वारा ट्रेन करके राफेल विमानों की भी डिटेल्स लेकर आता है। तो वो, उनकी एयरफोर्स वेल प्रिपेयर्ड थी। और हमारा ये कह देना कि हम आपके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपके टेरर मॉड्यूल्स को, या जहां पे जैश ए मोहम्मद है या जहां पे लश्कर तैयबा है, सिर्फ उन्हीं चीजों को चिन्हित करेंगे, जैसे हमने बालाकोट किया था, तो उसमें आप हमें कुछ मत करिएगा, तो ये बेवकूफी वाली बात है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के मुंह से निकल गया, और इस वजह से पार्टी को जो है वो सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने विड्रॉ किया उस बात को कि हमने तो ये कहा ही नहीं। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब आपकी प्रोक्योरमेंट प्रॉपर नहीं हो रही है, आपके पास प्रॉपर मैन पावर नहीं है, आपके पास ऑप्शन है उसके डॉजियर बनाने का, जो पिछले 26/11 के जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, मनमोहन सिंह सरकार के समय और उससे पहले भी, हमने डॉजियर के तहत, प्रूफ्स के तहत, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू लोगों को सजा दिलाने का काम किया। अगर तहफुर राना आज वापस एक्स्ट्राडाइट हुए हैं अमेरिका से, तो उसी चीज की बदौलत हुए, और 26/11 के दोषियों को हम सजा दिला पाए तो उसी के तहत। तो एक चीज का एक फॉर्मेट होता है, एक चीज को एक तरीके से किया जाता है। हमारी मोदी सरकार जो है, वो मोदी जी की सेना है, मोदी जी की सेना मोदी जी के आगे नतमस्तक है। तमाम तरीके से आपने देखा है कि इनके सभासद जो है वो इंडियन एयरफोर्स को भी इस तरीके से लाल आंख दिखा रहे थे। तो ये देश को विभाजित करना, देश की जो आत्मा है, या देश का जो कल्चर है, उसके साथ खेलना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया है। और कहीं ना कहीं ये कमी रही, जिसकी वजह से आपको ये मानना, अच्छा विमान कितने गिरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक गिरे या दो गिरे या तीन गिरे, पर यह तो तय है कि आपकी आर्मी एयरफोर्स ने यह माना है कि हमें क्षति हुई। और जब भी एस्केलेशन होती है, वॉर फ्रंट होता है, तो ये सब चीजें होती हैं।
कुछ हमने उनका नुकसान किया होगा, कुछ उन्होंने हमारा नुकसान किया होगा। इसके आगे क्या, चीजों को लीपापोती करके छुपाकर आप कब तक देश के हृदय सम्राट बने रहेंगे, सवाल यह है, और लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं।